फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी एसएसटी की सीरीज़ चल रही है। इसमें मैं क्लास 7 का चैप्टर 7 का सेकंड पार्ट आज आपको पढ़ाऊंगी। फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा दिया है। उसके आगे का आज हम लोग यहाँ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। खानाबदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। ठीक है, हम लोग ये जानेंगे कि खानाबदोश और घुमंतू लोग जो थे वो लोग कैसे रहते थे, क्या वो लोग क्यों घूमते रहते थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे आज। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। खानाबदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। अब देखिए, जो खानाबदोश लोग होते थे ये वे लोग होते थे जो एक जगह टिक के नहीं रहते थे। ठीक है, तो ये ऐसी जनजाति होती थी जो ज़रूरत पड़ने पे घूमती रहती थी। चारे, भोजन, रहने के स्थान की तलाश में हमेशा घूमती रहती थी। इन्हें खानाबदोश कहा जाता था। अब जो खानाबदोश चरवाहे थे अपने जानवरों के लिए दूर दूर तक घूमते रहते थे। उन लोग को चराने के लिए जानवरों को बहुत दूर दूर तक ये लोग घुमा करते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर रहता था। अब देखिए, ये लोग क्या खाते पीते थे। इनका जीवन जो था ये दूध हो गया, पशुचारी उत्पादक हो गया, इन सब चीज़ों पे इनका भोजन निर्भर रहता था। जीवन, भोजन, ठीक है, यानी पशु दूध जो जानवरों से इन्हें प्राप्त हो, ठीक है, उन सब चीज़ों पे इनका जीवन निर्भर था। जैसे दूध हो गया आपका, ठीक है, और अन्य आदि बहुत चीज़ें जानवरों से मिलती थी। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी अन्य चीज़ें लेते थे। अब देखिए, जो ये खानाबदोश लोग होते थे, ये लोग जो खेतिहर लोग होते थे, जो मतलब खेती बाड़ी करते थे, उन लोगों से अनाज लेते थे, कपड़े, बर्तन, ये सब चीज़ें उन लोग से लेते थे। चीज़ें के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे। अब देखो, जो गृहस्थ लोग थे उन लोग से वो कपड़ा, बर्तन ये सब लेते थे, ऊन और घी उनको देते थे ये लोग। ठीक है, ऐसे ये लोग आदान प्रदान करते थे भोजन। अब देखिए, आप ये जो चित्र देख रहे हैं, ठीक है, ये घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखला भारत को बाहर दुनिया से जोड़ती है। अभी देखिए, जो घुमंतू लोग हैं ये लोग भारत से बाहर व्यापार करने जाते थे और भारत में आते थे। यहाँ मेवा इकट्ठा करके और ऊँटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुओं को भारत लाते थे और बंजारे और अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाज़ारों तक पहुँचाते थे। इसका मतलब देखिए, ये लोग बाहर से मेवे ले आते थे और वो फिर यहाँ के छोटे व्यापारी इनसे मेवे लेके बाज़ार में बेचते थे। समझे? इस तरह पहले व्यापार हुआ करता था। ये हम लोग की तरह दुकानें, मॉल, ऑनलाइन ये सब नहीं था। पहले बाहर से लोग आते थे, यहाँ बेचते थे, फिर यहाँ के व्यापारी खरीद के फिर मार्केट में वो बेचते थे, तब वो आम जनता तक पहुँचता था सामान। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। अब देखिए, जो कुछ खानाबदोश लोग होते थे, घुमंतू लोग, जो ये लोग अपने जानवरों से सामान भी ढुवाते थे। अब जैसे घोड़ा हो गया, गधा हो गया, ठीक है, इन पे सामान लाद के आना जाना इन लोग करते थे, ढुलाई का काम भी। ऐसी एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामान की खरीद फरोख्त करते रहते थे। अब देखिए, जैसे कि सामान ले जाते हुए लोग खरीदते बेचते हुए अपने जब जानवरों पे माल लाद के ले जाते थे, उससे ही ये खरीद बिक्री भी करते हुए ये जाते थे कहीं। ठीक है, मतलब लादे लादे भी सामान ये लोग बेच देते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। अब देखिए, जो बंजारा लोग थे ये लोग महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे ना, इन्हें बंजारा कहा जाता था। इनका कारवां ठांडा कहलाता था।
मतलब देखिए जो बंजारा लोग व्यापारी का कार्य करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, तो इनके जो ग्रुप होते थे, समूह होते थे, इनको टांडा कहा जाता था। ठीक है, आप देख सकती हैं ये टांडा बताया है। ठीक है, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अध्याय 3 बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। अब देखिए जो अलाउद्दीन सुल्तान थे, अलाउद्दीन खिलजी, जिनको आपने चैप्टर 3 में पढ़ा, यही देखिए ये इन्होंने भी जो बंजारे होते थे, जो सब अनाज ढोने का काम करते थे अपने जानवरों से, उनके द्वारा ही, बंजारों के द्वारा ही ये अब बाजार तक अपना अनाज पहुंचवाते थे बेचने के लिए। समझे, ढुआई का काम इन्हीं बंजारों से ये कराते थे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। बादशाह जहांगीर ने अपने स्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहर में बेचते थे। अब देखिए यहाँ जहांगीर भी देखिए बंजारों के बारे में बता रहे हैं कि उन्होंने अपने स्मरणों में लिखा था कि जो बंजारे लोग थे, ये लोग अलग अलग इलाकों से आकर अपने जानवरों पे, बैलों पे, घोड़ों पे अनाज लाद कर ले आकर शहरों में बेचा करते थे। ठीक है, सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्न की ढुलाई का काम करते थे। अब देखिए ये जो पशुपालक होते थे, देखिए इनके पास कितना महत्वपूर्ण कार्य था, सामान ढो के ले जाने का। कहीं ये देखिए, कहीं ये अनाज शहरों तक ले जाके बेच रहे हैं, कहीं ये अनाज मंडी तक ले जा रहे हैं स्थायी जगह से। अब यहाँ पे तो ये भी बता रहा है कि ये सैन्य अभियान के दौरान जो मुगल सेना थी उनके लिए शहर से युद्ध स्थल तक अनाज की व्यवस्था लाद कर करते थे ये लोग। किसी भी विशाल सेना के लिए एक लाख बैल अनाज ढोते होंगे। अब देखिए एक विशाल सेना है, उसके लिए कम से कम 1 लाख बैल होते होंगे जो अनाज ढोते होंगे। देखिए बैलों का भी कितना, मतलब जानवरों का भी कितना उपयोग था। बंजारे, आइए हम लोग ये पहले साइड में जो लिखा है इसे पढ़ते हैं। खानाबदोश और भ्रमरशील समूह, ये खानाबदोश समूह और भ्रमरशील समूह किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं, उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशुवृद्ध के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। यानी देखिए जो खानाबदोश हैं, ये देखिए ये भ्रमरशील लोग हैं। ठीक है, घुमंतू लोग हैं, घूमने वाले लोग हैं ना, जो अपनी रेवड़ यानी अपने जानवर के समूह को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारागाह में घुमाते हैं। अब इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले व नृत्यक, गायक व अन्य तमाशबीन भ्रमरशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करते रहते रहे। अब देखिए इसमें ये देखिए वो लोग भी आते हैं ये भ्रमरशील लोगों में, समूह में, जो जैसे जो नृत्य करते हैं, नाटक दिखाते हैं, तो वो एक जगह से दूसरे जगह जाके नाटक दिखाते थे, अपना काम करते थे। फेरी वाले होते थे, ठीक है, दस्तकार होते थे, तमाशा दिखाते थे, वही तमाशा यानी नाटक आपका। ठीक है, जैसे अब हम लोग प्ले एक्ट कहते हैं, वो जैसे सीरियल में कोई भी सीरियल या फिल्म आप देखते हैं तो उसमें एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, उसी तरह तो ये लोग भी एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते थे अपने काम के लिए भी। ठीक है, खानाबदोश और भ्रमरशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौट कर आते जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। अब देखिए खानाबदोश और भ्रमण करने वाले जो समूह होते थे ये उस जगह ज़रूर आते थे जहां ये पिछले साल अपना काम किए थे, दौरा किए थे। बंजारे, अब देखिए हम लोग बंजारों के बारे में जाने कि बंजारे लोग कौन होते थे और वे क्या कार्य करते थे।
पिछले सालों में, यानी बीते हुए सालों में। ठीक है, बंजारे लोग वही लोग होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते रहते थे, तो उन्हें ही बंजारा कहा जाता था। आइए अब हम बंजारों के बारे में पढ़ते हैं। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। देखिए 17वीं शताब्दी में भारत में जो अंग्रेज आए थे व्यापारी पीटर मंडी, उन्होंने बंजारों के बारे में बताया है, वर्णन किया है कि सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुआ जिसमें 14,000 बैल थे। ठीक है, मतलब ये बता रहे हैं जो अंग्रेज व्यापारी हैं कि इनकी सुबह सुबह बंजारों के एक समूह से, जिसे टांडा कहा गया है, जिसमें 14,000 बैलें थीं। ठीक है, मतलब इन्होंने सुबह सुबह इनकी मुलाकात उन बंजारों से हुई। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे हुए थे। सारे पशु, अब देखिए ये बता रहे हैं कि सारे पशुओं पे गेहूं, चावल, ये सब अनाज लदे हुए थे ढेर सारे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी गृहस्थी, घर, बीबी, बच्चे अपने साथ लेकर चलते हैं। अब देखिए अपने बैलों पर ये अपनी पूरी घर गृहस्थी, परिवार, सबको ये लोग ले के चलते हैं लाद के। ठीक है, एक टांडा में कई परिवार होते हैं। अब देखिए एक तो टांडा है, उसमें कई परिवार होते हैं, 3, 4, 5, 6। ठीक है, क्योंकि वो समूह होता है, समूह में बहुत सारे परिवार आते हैं। उनका जीने का तरीका उन भार वाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। अब देखिए ये लोग का जीवन देखिए, जीवनचर्या, जीने का तरीका जो होता है ये वो उन लोगों से मिलता जुलता है जो भार एक जगह से दूसरी जगह लेके आते जाते हैं। ठीक है, उन्हीं लोगों की तरह ये लोग जीवन जीते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। अब देखिए जो गाय बैल हैं ये इनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अब देखिए जो बहुत गरीब होते हैं वो सौदागर उन्हें लेता है कि एक जगह से दूसरी जगह आप सामान पहुंचा दीजिए, पर बहुत सारे जो ये होते हैं जिनके पास बैल होते हैं, ये लोग खुद भी सौदागर होते हैं। ठीक है, अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध हो वहाँ से खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा है। मतलब देखिए सस्ते जगह से माल खरीद के लाद के ये महंगी जगह ले जाके बेच देते हैं। ऐसे इनका भी फ़ायदा हुआ। जैसे देखिए इस बाज़ार से इन्होंने 2 रुपये में ख़रीदा और इस जगह जाके 6 रुपये में बेच दिए, तो 4 रुपये का फ़ायदा हुआ ना बीच में इनको। इसी तरह वहाँ से वे फिर ऐसे चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी जगह मुनाफे के साथ बेची जा सके। अब देखिए वहाँ से भी ये कोई सामान ऐसा ले लेते हैं जिससे इन्हें मुनाफा हो और वे दूसरी जगह ले जाके बेच देते हैं। टांडा में 600 से 700 तक लोग हो सकते हैं। देखिए एक टांडा जो है, एक समूह, इसमें 600-700 से लोग रहते हैं कम से कम। ठीक है, वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र करते हैं, यहाँ तक कि वे ठंडे मौसम में भी, मतलब देखिए ठंडा मौसम हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये लोग कम से कम 6-7 मील का सफ़र तय कर लेते हैं एक दिन में। बहुत दूर दूर जाकर व्यापार करते हैं ये लोग। अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद वे उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। अब देखिए जब जहाँ ये रहने, जैसे आराम के लिए रुकते हैं, तो वहाँ ये अपने जानवरों के ऊपर से सब सामान उतार लेते हैं, फिर उन्हें चरने के लिए छोड़ देते हैं। मतलब कि जानवर को भी तो भूख लगी होगी, तो वो वहाँ खाना पीना खा ले, इसलिए उन्हें छोड़ देते हैं। क्योंकि वहाँ जो ज़मीन है वो बहुत होती है और इन्हें रोकने वाला भी कोई नहीं है, तो जानवर जितना चाहे उतना वहाँ चर सकता है। पता करें कि आजकल गांव से शहर तक अनाज ले जाने का काम कैसे होता है।
बाजारों के तौर तरीके से यह किन मायनों से भिन्न है या सामान्य है। अब देखिए आपको ये पता करना है, ये क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपको ये पता करना है कि जैसे पहले तो बंजारे लोग ले जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह सामान बेचते थे ले आके, तो अब कैसे गांव से शहर आता है अनाज, इसके बारे में हमें पता करना है। और ये बंजारों से कैसे अलग है या समान है ये भी आपको बताना है। कई पशुचारी जनजाति मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम भी करती थी। यानी देखिए जो पशु पालने वाले होते थे, कई लोग ऐसे होते थे जो जानवरों को पालते थे, पोसते थे ना, और उनका देख रेख करते थे। फिर कुछ दिन बाद जब वो स्वस्थ और अच्छे दिखने लगते थे तो उन्हें संपन्न परिवार में जिसे ज़रूरत हो उसे बेच देते थे कि उससे अच्छा दाम उन्हें मिल सके। छोटे मोटे फेरी वाले की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। अब देखिए जो फेरी वाले होते थे, इनमें जो छोटे मोटे व्यापारी होते थे, छोटे मोटे जातियां होती थीं, ये भी एक गांव से दूसरे गांव आती जाती रहती थी काम के लिए अपने। ठीक है। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। अब देखिए जो फेरी वाले की छोटे व्यापारी होते थे, ये लोग देखिए रस्सी बनाते थे, सरकंडी की चीज़ें बनाते थे, फूस की चटाई बनाते थे, ठीक है, मोटे बोरे बनाते थे, ऐसे माल बनाते थे और उसे बेचते थे ये लोग। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घूमते सौदागरों का काम करते थे। अब देखिए कभी कभी जो सौदागर लोग होते थे, इनका काम भिक्षुक यानी भिखारी जो होते थे उस समय के, वो लोग भी कर देते थे। नृत्यकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थीं जो भिन्न नगरों और गांवों में कमाई के लिए अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। अब देखिए तो पैसा कमाने के लिए हर कोई कार्य करता था, तो यहाँ नृत्यक जो थे और गायक थे या तमाशबीन जो लोग होते थे, ये लोग भी पैसा कमाने के लिए ना, इन लोगों की भी तो जाति होती थी अलग अलग, तो ये लोग भी पैसा कमाने के लिए शहर शहर गांव गांव जाकर अपना प्रोग्राम करते थे, अपने कला का प्रदर्शन ये लोग भी करते रहते थे। अब देखिए जो आप मगरमच्छ की मूर्ति देख रहे हैं, कायस्क मगरमच्छ, कुटिया कोट जनजाति, उड़ीसा। ये कायस्क की मगरमच्छ की मूर्ति है जो कुटिया कोट जनजाति के लोगों ने बनाई थी और ये उड़ीसा में है। बदलता समाज, नई जनजाति और श्रेणियाँ। अब देखिए समाज बदलता जा रहा था और नई नई जनजाति और श्रेणियाँ उत्पन्न होती जा रही थी, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि समाज में क्या बदलाव आया और जो नई जनजाति थी वो क्या थी और कैसे थी। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गईं, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। अब देखिए आपको जैसे जैसे ये जो समाज की ज़रूरत थी वो बढ़ रही थी, समाज में समाज की भी बहुत सारी ज़रूरतें होती थी जो बढ़ती रहती थी। ठीक है, तो जैसे जैसे ये ज़रूरत बढ़ रही थी अर्थव्यवस्था और समाज की, तो इसके लिए नए हुनर के लोगों की आवश्यकता पड़ रही थी। ठीक है, कि मतलब कुछ नया समाज में चले, इसलिए इसकी भी ज़रूरत थी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जनजातियाँ उभरने लगी। अब देखिए वर्ण जो थे, इनके अंडर में जो नई नई जातियाँ होती थीं, ये बढ़ने लगी थीं, घट तो रही नहीं थी। यहाँ बता रहे नई नई जातियों का विस्तार हो रहा था, तो वो बढ़ रही थी नई नई जातियाँ जो थीं अलग अलग। ठीक है, उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आई। अब देखिए जो ब्राह्मण थे, इन लोग में भी नई जातियाँ आ रही थी, इनके बीच भी नई जातियाँ उठ खड़ी हुई थी। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजन समाज में शामिल कर दिया गया और उन्हें जातियां का दर्जा दे दिया गया। अब देखिए आपको दूसरी ओर जो है, ठीक है,
जो कई जनजाति और सामाजिक समूह थे, ठीक है, ये लोग भी समाज में जाति विभाजन में शामिल कर दिए गए थे। इनका भी समाज का विभाजन हो रहा था, इनको भी कई भागों में बांटा जा रहा था। इन्होंने जातियों का दर्जा दे दिया था, इन्हें भी समाज में जाति विभाजन में दर्जा मिल गया था, ठीक है। विशेषता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई थी। अब देखिए, जो विशेषकर देखिए जो शिल्पकार थे, इनमें सोनार, लोहार, बढ़ई, राजमिस्त्री, इन सबको भी ब्राह्मणों ने समाज में दर्जा दे दिया था, इनको भी मान्यता मिल गई थी। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। अब देखिए, जो वर्ण था इसकी बजाय जो जाति थी, ये उस समय के संगठन का आधार बन रही थी बार बार। यानी देखिए, संगठन में जातियां ही, एक जाति के लोग संगठन बना रहे थे उस समय के। जाति पर विचार विमर्श। अब हम लोग देखिए जानेंगे कि जाति पे क्या विचार विमर्श किया गया था, क्या विचार विमर्श था लोगों का, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इसमें। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उरैयाकोडन उदयार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा अध्याय 2 के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। अब देखिए, जो वर्तमान समय में तमिलनाडु है, इसके देखिए तिरुचिरापल्ली तालुक है, जो ये जगह है, यहाँ पे जो उरैयाकोडन उदयार जगह है, इसमें यहाँ पे 12वीं शताब्दी का ब्राह्मणों की एक सभा का वर्णन मिला है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हम लोग अध्याय 2 में जान चुके हैं इसके बारे में। वे रथकारों, आर्थिक शब्द रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्हें इस जाति के कामकाज तय किए, जिनमें वास्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्ति स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बनी साज सज्जा तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। अब देखिए, ये लोग बता रहे हैं कि जो जाति थी, इसमें अलग अलग काम दिए गए थे। देखिए, जो रथकार थे, इनका शाब्दिक अर्थ रथ बनाने वाला, ठीक है, इन्हें रथ बनाने वाला कहा जाता था। इन लोग की सामाजिक स्थिति पर भी विचार विमर्श करना है हमें, ठीक है। इनमें से जो ये जाति थी, इसके काम तय थे पहले से। इसको वास्तुकला का अच्छा पकड़ थी उसमें इन लोगों की, तो इन्हें वास्तुकला का कार्य भी करना था, रथ बनाना था, गाड़ी बनानी थी, ठीक है, मंदिर का द्वार यानी दरवाज़ा बनाना था, मूर्ति की स्थापना करनी थी, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना था, ठीक है, मंडप बनाना था और राजा के लिए जेवर बनाना था। इतने सारे काम इन्हें करने थे, जो समाज के द्वारा इनके लिए तय किए गए थे। 11वीं-12वीं शताब्दी आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। अब देखिए, जो 11वीं-12वीं शताब्दी थी, ठीक है, इसके आते आते जो क्षत्रिय लोग थे, इनके बीच में जो ताकत थी वो और बढ़ने लगी, ठीक है, क्योंकि जो नए नए राजवंश बने, उससे इनके बीच में जो ताकत थी वो बढ़ने लगी। ये लोग ताकतवर धीरे धीरे होने लगे थे। वे हूर, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। अब देखिए, जो जनजाति के लोग थे, ये अलग अलग राजवंश के रूप में सामने आने लगे। जो हूर, चंदेल, चालुक्य और भी अन्य वंश परंपराओं में ये लोग आते थे, ठीक है। इनमें से कुछ पहले जनजाति में आते थे, बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। अब देखिए, इसमें जो पहले थे, ये लोग
जनजाति थे से आते थे। बाद में इन्हें राजपूत मान लिया गया, क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं मिला इनके बारे में कि ये जनजाति है कि नहीं है, तो इन्हें राजपूत ही मान लिया गया। क्योंकि ये क्षत्रिय थे, इन्होंने अपने राजवंश बना लिया था अपना, तो इन्हें राजपूत मान लिया गया। धीरे धीरे इन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। अब देखिए धीरे धीरे इन लोगों ने पुराने जो राजा महाराजा और पुराने राजवंश थे उनका अंत करके इन्होंने अपने लिए जगह वहाँ बना ली, सुरक्षित कर ली। ठीक है, तो खासकर उन जगहों पे जहाँ ज़्यादा कृषि खेती होती थी। यहाँ कई तरह के परिवर्तन होते रहते थे। अब देखिए यहाँ जो थे वो कई तरह के, यहाँ पे बहुत तरह के परिवर्तन भी होते रहते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैसा ही चला, क्योंकि अब नया राजवंश आया तो नया परिवर्तन आया उसमें। ठीक है, शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। अब देखिए जो शासक थे यानी राजा थे, वो अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए, अपने राज्य को शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ों का इस्तेमाल किया और उन्हें बनाया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के लिए उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। अब देखिए जब शासक बनना था तो जो जनजातीय लोग होते थे, इन लोगों ने राजपूत लोगों के गोत्रों का उदाहरण लेके उसी को अनुसरण कर लिए, उसी को मान लिए, उसी को फॉलो करने लगे। ठीक है, जैसे आप अब फॉलो करते हैं ना, वैसे ही उन लोग फॉलो कर लिए। अब देखिए धीरे धीरे जनजातीय व लोग जो थे ये राजपूतों की तरह ही रहने लगे थे। ठीक है, उन्हीं की तरह, क्योंकि इन्हें भी शासन करना था, तो ये अपने नियम कानून से आगे बढ़ के राजपूतों के नियम कानूनों उन्हीं की तरह का अनुसरण करने लगे, उन्हीं की तरह रहने लगे। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजाति जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। अब देखिए जो ब्राह्मण थे उनका समर्थन पाके जो कई जनजाति थी वो जाति व्यवस्था में आ गई, अपने आप उसका हिस्सा बन गई ब्राह्मणों का समर्थन पाके। ठीक है, लेकिन केवल प्रमुख जनजाति परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। देखिए जो महत्वपूर्ण थे, प्रमुख थे जनजाति परिवार, वही लोग शासन वर्ग में हिस्सा ले पाए। पूरे लोग राजवंश अपना नहीं बना पाए थे, शासक वर्ग में शामिल नहीं हो पाए थे, कुछ ही लोग मुख्य लोग बन पाए थे। ऐसा उनकी बहुसंख्य आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। अब देखिए बहुसंख्य जो आबादी थी उन लोगों की बहुत ज़्यादा, और समाज में छोटी छोटी जो जातियां थीं ना, इनमें ये लोग अपनी जगह बना पाई थी। ठीक है, ये जो बहुसंख्य बहुत ज़्यादा जो आबादी थी, ये छोटी जातियों में ही, जो जनजाति के लोग थे, ये लोग छोटी जातियों में ही अपना आप को शामिल कर पाए थे बस। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहदों की प्रभुत्व जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम अपना लिया। अब देखिए जो दूसरी तरफ जो आपका पंजाब और सिंध में और उत्तर पश्चिम में की सरहद पे जो जनजाति रहती थी, जिनका वहाँ बोलबाला था, उन लोगों ने इस्लाम अपना लिया था। देखिए मतलब ये जनजातीय लोग भी धीरे धीरे बंटने लगे थे, कोई एक से नहीं रह गए थे। कुछ ने राजपूतों के साथ उसको अपना लिया था धर्म को, यहाँ पे देखिए इस्लाम अपना लिया। ठीक है, पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम के लोगों ने, जनजाति के लोगों ने, वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। अब देखिए ये लोग जाति व्यवस्था को नकारते भी रहे हैं और उन्हीं के धर्मों को सारे को अपना भी लिए बाद में। ठीक है, सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गौर व्यापारी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों के बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। अब देखिए जो हिंदू समाज था वे सभी को स्वीकार नहीं करता था। ठीक है, तो जो हिंदू समाज था, सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा ये लोग गैर बराबरी वाले समाज व्यवस्था में आए थे। ठीक है, व्यवस्था के इन इलाके जो थे, गैर हिंदू के इलाके जो थे, वहाँ पे इन्हें बड़े पैमाने पे स्वीकार नहीं किया गया।
मतलब सभी जगह इन्हें स्वीकार भी नहीं कर लिया गया था, क्योंकि ये तो वर्णों के आधार पे, ब्राह्मणों के आधार पे अपना जाति बनाए नहीं थे, इन लोग का अपना नियम कानून था। इस तरह से ये पता चलता है ये लोग अभी भी समाज में अपना जगह नहीं बना पाए थे बड़े पैमाने में। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुई सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। अब देखिए, कोई भी राज्य का उदय हुआ, उसकी उत्पत्ति हुई है, तो ये जब इन लोगों ने राज्यों को उत्पत्ति किया, तो ये जो जनजातीय लोग थे, इनके बीच में जो सामाजिक बदलाव था, ये बहुत गहरा संबंधित है इस राज्य की उत्पत्ति से। हमारे इतिहास के इन महत्वपूर्ण हिस्सों के 2 उदाहरण नीचे उल्लिखित हैं। अब देखिए, आप नीचे वाले में, मतलब अब आप नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि हमारे जो इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण हिस्से जो हैं इसके, तो उसका उदाहरण हम लोग नीचे देखेंगे। ठीक है, यही मेरा वीडियो ये चैप्टर का सेकंड पार्ट यहाँ ख़त्म होता। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।